गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तो बढ़िया। हम्म। सब ठीक ठाक है बेटा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर, ठीक है। पढ़ाई लिखाई चल रही है? हम्म। सर एक सर प्रॉब्लम था, इस सैटरडे के दिन ना सर 3 क्लास साइमल्टेनियसली हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही सर हो जाता है उस दिन, मतलब प्रेशर। सर एक मुझे तो क्लास आज के ठीक दिन लगता है शिफ्ट हो सर। जाता। हम्म। सर संडे में 2 क्लास सही है सर, सैटरडे में 3 क्लास में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सर थोड़ा ठीक संडे है सर, तीन। अगर वैसा नहीं है तो बीच का जो गैप है वो बढ़ा देने से अच्छा होता। बेटा गैप, क्लास को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस गैप थोड़ा बढ़ा दीजिए सर। गैप अगर बढ़ाते हैं तो बेटा मॉर्निंग में कितने बजे से लेंगे और दोपहर में कितने बजे तक लेंगे? जैसे आँख में दर्द होने लगता है सर सर मॉर्निंग में स्कूल के क्लासेस कंटिन्यूअसली। भी तो रहते हैं सैटरडे को। जैसे सैटरडे को मॉर्निंग में स्कूल भी रहता है? यस सर। तो यस आप, सर। अच्छा तो आपका सैटरडे मॉर्निंग चलता है? अच्छा इवनिंग चलता है ना सैटरडे को आपका? ओके ओके। दिक्कत ये है कि अब टाइम टेबल ढूंढ नहीं पाएंगे ना, आपको कोई खाली स्लॉट मिलेगा ही नहीं अब आप लोगों का, सबका कॉमन। दिक्कत वहाँ है। ठीक है सर, कोई थोड़ा प्रेशर हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा था, समझ कोई रहा बात हूँ, नहीं प्रेशर सर। तो हो जाता समझ रहा हूँ मैं, बट पॉइंट है कि हाँ सर। खाली स्लॉट नहीं मिलेगा तब तो सब लोगों का हाँ कॉमन सर। खाली स्लॉट मिलेगा नहीं ना, दिक्कत हो। मैं तब बात भी करूंगा आपसे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे मालूम है, क्योंकि और भी ट्यूशन तो ले ही रहे होंगे आप लोग। चलो शुरू करते हैं। चलो क्या पढ़ रहे थे? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे? सर उसमें आज हीटिंग इफेक्ट और हाउस होल्ड सर्किट होगा। हाँ, उसमें हम लोगों ने सर्किट सॉल्व करना सीख लिया था, है ना? आज हम सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल सर एनर्जी। क्या सीखेंगे? सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ। हाँ वही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यहीं से शुरुआत होगी बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स हाउस होल्ड सर्किट, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ध्यान दीजिए। मेरे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R है और एक सिंपल सी बैटरी लगी हुई है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये आइडियल बैटरी, ठीक है? इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है? इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। इस तरीके से करंट I फ्लो कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हो? V टाइम्स Q। हम्म। बेसिकली वर्क डन कितना होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या कर रहा है? चार्ज Q। को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल तक लेके जा रहा है। सो बैटरी कितना वर्क पड़ेगा? V इंटू क्यू, यस सर। सर वीआईटी। जहां Q कितना है? करंट इंटू टाइम, सो ये हो जाएगा IT। V इंटू आई टी, ठीक है? ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी। तो दिस इज द, ये जो एनर्जी वर्क है बैटरी ने किया, मतलब ये एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा है टाइम टी में। बैटरी टाइम टी में कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है? वी आई टी, ठीक है? तो मतलब वर्क डन बाय बैटरी लिख लो, या इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना हो गया? उसी को लिखते हैं वर्क डन बाय बैटरी, वी आई टी, ठीक है? इस तरीके से इतनी एनर्जी बैटरी हमारा सप्लाई कर। अब ये एनर्जी अगर बैटरी ने सप्लाई करी तो ये कंज्यूम कहाँ हुआ? तो इस रेजिस्टेंस आर में। ये रेजिस्टेंस आर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी और रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई भी और अप्लायंस हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है ना। फैन में रेजिस्टेंस बोलना गलत है लेकिन मान लो,
कुछ भी यहाँ पे अप्लायंसेस लगे हो सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस R। तो आपका ये जो बैटरी है ये करंट सप्लाई करेगा जिससे ये रेजिस्टेंस में, बैटरी जो है ये एनर्जी सप्लाई करेगा जिससे एनर्जी, और वो एनर्जी रेजिस्टेंस में कंज्यूम होगी, है ना बेटा? समझ में आई बात? यस सर। तो मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, जितना सप्लाई करोगे उतना ही ना कंज्यूम करेंगे, वो कितना हो गया बाय रेजिस्टेंस बोल देता हूं, ये भी कितना हो गया VIT, है ना? तो एनर्जी का बेसिकली आप सप्लाइड ले लो या कंज्यूम ले लो, क्या फॉर्मूला आ रहा है VIT, U इज इक्वल टू VIT। पर बेसिक कहाँ है? बेसिक यहाँ और ये है, ये दोनों बेसिक है ना बेटा? अब देखो V को क्या मैं IR लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। Yes sir. तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी, है ना? क्या मैं I को V बाय R लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू टी, हाँ या ना? यस सर। सो एनर्जी Yes, सप्लाइड sir. के आपका क्या क्या फॉर्मूले आ गए? VIT I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाय R इंटू टी, ठीक है? ये जो फॉर्मूला बन रहा है I स्क्वायर RT, आप इसको देख के बोलोगे कि सर दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो V स्क्वायर बाय R इंटू टी, तो आप बोलोगे दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, है ना? यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ये जो एनर्जी है ये रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ये कंफ्यूजन है कि नहीं है? Yes sir. यस सर। Yes, sir. तो अब हम यहां पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का यूज क्या होता है, ठीक है? जब हम ये दोनों चीजें समझ जाएंगे तो हमारे दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा? इसको कॉपी कर लो, फिर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में थोड़े से बताऊंगा, करीब 15 मिनट प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आपस सर वो में- U क्या था सर? वो U है कि V है सर? क्या U इज एनर्जी, एनर्जी है U से एनर्जी को रिप्रेजेंट अच्छा, ठीक है सर। यस सर, कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, ठीक है? देखो सर सर एक बार और दिखाए थोड़ा पेज। हाँ सर हो गया। तो फिर अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को हम जैसे जितने हल्के में लेते आ रहे हैं वहां पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये पावर या ये एनर्जी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? देखो आज तक जब भी आपको बोला गया कि कोई क्वांटिटी y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपने इसका क्या मीनिंग समझा? y इज इक्वल टू kx, यही मीनिंग है ना? यस सर। वेयर हाँ सर। यहाँ पे एक बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर क्या लिखते हैं हम लोग? K is constant of K proportionality. is constant. K is constant, है ना? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये मीनिंग है जहां पर K कांस्टेंट। मतलब क्या है, अगर हम ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो y और x के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो दैट ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। किसका है बेटा? माइक ऑन मत करो, आपको नॉइज आ रही है, ठीक है? दैट ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू kx, ठीक है? Yes sir. ये आपका स्ट्रेट लाइन है।
इस तरीके से क्यों मेरी आवाज वापस क्यों आ रही है? सर आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। दीपनेल प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। यस सर, आपका वॉइस रिपीट हो रहा है। हाँ अब ठीक है ना? दीपनेल अपना आपके पास शायद Yes, sir. आपका शायद दो डिवाइस अलग अलग यूज है ना? Yes, sir. Sorry. हाँ मैं कह रहा था y is proportional to x, that means y is equal to kx where k is a constant, ये मीनिंग है। और इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y वर्सेस x, है ना? ये बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग है। बट मतलब क्या है इसका? लेट से आपके पास है y इज इक्वल टू 3x, ठीक है? तो व्हाट डज इट मीन? इधर x लेता हूं, इधर y लेता हूं। लेट से x की वैल्यू मैंने ले रखी है 5, तो y कितना हो जाएगा? 15। 15. अब मैं क्या कर रहा हूँ? x को डबल कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने x को डबल किया मुझे क्या मिला? 10। तो y कितना हो गया? 30। y इक्वल टू 3x है ना? 30। 30 हो गया। तो देखिए जब x डबल हुआ तो y भी डबल हो गया। समझ में आई बात? यस सर। अगर मैं y की वैल्यू, चलो यहाँ डबल की थी, काम करता हूँ इसको 4 टाइम्स कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो x की वैल्यू 20 कर देता हूँ, तो y कितना हो जाएगा? 3 × 20 60। ये 4 टाइम्स हुआ तो ये भी 4 टाइम्स हो, राइट? आया ना? यस सर। तो मतलब Yes, sir. प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं एक क्वांटिटी को डबल करूंगा या एक क्वांटिटी को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरी क्वांटिटी भी n से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? Yes, तो sir. अगर एडिशन वगैरह कुछ करे तो? सुन तो लो बात, ये चीज सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में काम कर रही है, एडिशन में काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 5 ऐड किया, यहाँ कितना ऐड हुआ? 15 ऐड हुआ ना? हाँ सर। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करेगा, डिवीजन के लिए काम करेगा। अगर मैं इस y को हाफ कर देता हूँ, मतलब यहाँ से इधर देखोगे तो हाफ कर दिया y को, तो x को हाफ कर दिया तो y भी हाफ हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो बेसिकली आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में इसका मीनिंग समझ सकते हो कि एक क्वांटिटी को डबल करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी डबल होगी, एक क्वांटिटी को ट्रिपल करेंगे तो तीसरी क्वांटिटी ट्रिपल होगी, एक क्वांटिटी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये प्रोपोर्शनलिटी का बेसिक मीनिंग है। और इसीलिए हम यहां से जब हमको लिखा, जब भी हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू kx, तो यहां से एक चीज फॉलो करती है क्या? दिस इंप्लाइज y1 बाय y2 इज इक्वल टू x1 बाय x2। करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. क्या किया? x को जितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे y भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही है ना मीनिंग इसका? यस Sir, सर। direct variation में होता है ये. है ना? ये आपने, अरे यार आपने जब वो पढ़ा था 11th क्लास, सॉरी 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था क्या नाम है उसका, केपलर्स लॉ, उसमें आपने पढ़ा था ना t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, यस सर। है ना? तो आपने क्या बोला था? इसका मतलब क्या हो गया? t1² T² बाय t2² इज इक्वल टू r1³ बाय r2³। R2 ये किया था कि नहीं किया था? यस Yes, सर। sir. तो वो बेसिकली यही तो कर रहे थे आप। और इसका मीनिंग क्या है? t² जितने फैक्टर से बढ़ेगा r³ भी उसी फैक्टर से बढ़ेगा, है ना? Yes, sir. यस ये सर। प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग है। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग पढ़ा। समझ में आ गया सबको मीनिंग प्रोपोर्शनलिटी का? Yes, sir. यस सर। मतलब से ये बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से वैरी करता है। हाँ ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी x और y के बीच में रिलेशन बोल। रिलेशन तो एक टाइप का रिलेशन है जिसमें कि आप यस सर। x को जितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे y भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली ये उसका मीनिंग है, ठीक है? अब देखो यस। प्रोपोर्शनलिटी का जो भी मैंने मीनिंग समझाया, मैंने आपको जनरल समझाया कि x को डबल करोगे तो y भी डबल हो जाएगा, उसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं सीधे सीधे। तो यही प्रोपोर्शनलिटी का पर्पस है। समझ में आई बात? Okay, sir. तो यूज क्या है प्रोपोर्शनलिटी का? तो यूज में हम देखेंगे, हमने कॉपी अगर नहीं किया तो मैं वापस पीछे कर दूंगा, चिंता मत करो। हमने देखा कि y1 बाय y2 इज इक्वल टू x1 बाय x2 आया, है ना? इसका क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? तो देखो यार, बेसिकली ये दो अलग अलग सिचुएशंस में क्वांटिटीज को कंपेयर करने का तरीका। समझ में आई बात? कंपेयर क्वांटिटीज इन टू
सिचुएशन। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब हमारे पास है y इज इक्वल टू के एक्स। हमने बोला यार एक बार x, जब x 1 था तो y इतना था, x अगर 2 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, ये कंपेयर करने के लिए हमारे प्रोपोर्शनलिटी काम आ रहा है। समझ में आई बात? है ना? यस सर। Yes, sir. Simple Yes, clear? sir. अब देखो वो ये एक्सप्रेशन आया कैसे, तो हम बोलेंगे सर y1 बाय y2 इज इक्वल टू x1 बाय x2 आया कैसे? तो सर y1 बाय y2 इज इक्वल टू kx1 बाय kx2 हो गया, दैट इज इक्वल टू x1 बाय x2 आया, है ना? यस सर। मतलब ये k कैंसिल हो रहा है, समझ रहे हो बात को? यस सर। और k कैंसिल हो इसलिए जरूरी है कि k दोनों केस में और- सेम हो, इक्वल हो, कांस्टेंट हो, है ना? यस सर। तो प्रोपोर्शनैलिटी में जब भी आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लिखा y इज इक्वल टू a b c, इट मींस y इज प्रोपोर्शनल टू a, ये गलत है। ये कब प्रोपोर्शनल होगा? जब b इंटू सी कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Sir. तो बेसिकली हम दो सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे, वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करेंगे, तब यूज कर पाएंगे अगर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसके अलावा बाकी की चीजें उस इक्वेशन में कांस्टेंट हो, है ना बेटा? सर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में नहीं ले सकते। क्या कांस्टेंट के बिना प्रोपोर्शनलिटी आएगा ही नहीं ना, मतलब हाँ सर। कैंसिल ही नहीं होगा ना। ठीक है, सर एक बार फिर से बताएंगे y1 y2 क्या चीज था? देखो समझो, यहाँ पर हमारे पास एक x1 है जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर y1 आ, यहाँ पर एक x2 है जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर y2 आ। समझ में आई बात? हाँ सर। y और x के बीच में रिलेशन है, x की वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है, उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू आएगी। तो इन हाँ दोनों भी सर। y's को आपस में कंपेयर करना हो तो इन दोनों x के आपस के कंपैरिजन का यूज करके हम क्या करें, ये हम यहाँ पे सीखें। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक। तो ये वाला कॉपी कर चुके थे, ये वाला पेज पहले Yes, sir. दोनों हो गया. कॉपी हो गया ये वाला? हाँ सर हो यस गया। सर। तो इसमें इसको छोड़ के बाकी कॉपी कर लो, ठीक है? फिर अगले पेज से समझाता हूँ कि क्या चल रहा है। सर प्रीवियस पेज एक बार दिखाइए ना। ओके सर। सर y1 बाय y2 इज इक्वल टू क्या लिखा है? x1 बाय x2। कॉपी हो गया? हाँ सर। तो देखो अब हमारे पास जो एनर्जी आई थी उसका एक फॉर्मूला था I स्क्वायर RT और दूसरा फॉर्मूला था एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी, है ना? हम ये कंफ्यूज हो रहे थे कि सर यहाँ पे ये एनर्जी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यार इसके बारे में बात तो तब होनी चाहिए जब दो अलग अलग रेजिस्टेंस को हम कंपेयर करें, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, लेट्स से रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है और दोनों में करंट सेम है। जिन दो रेजिस्टेंसेस को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं उन दोनों में करंट सेम है। तो यहाँ पर लेट्स से एनर्जी कंज्यूम्ड U1 है, यहाँ पर लेट्स से एनर्जी कंज्यूम्ड U2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि U1 बाय U2 इज इक्वल टू
आई स्क्वायर R1T बाय आई स्क्वायर R2T, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहां पर मैं अब टाइम से टाइम कैंसिल कर दूंगा, और क्योंकि दोनों में करंट सेम है इसलिए करंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R1 बाय R2, ठीक है? समझ में आई बात? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? जब दोनों में करंट सेम है। हाँ सर। तो सर क्या मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता? ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा क्या? लेट्स सी। मैं ये लिख सकता हूं क्या, U1 इज इक्वल टू, दोनों में करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, तो क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? बोलो, सेम है क्या? नो Yes, सर। sir. तो U1 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा V1 स्क्वायर बाय R1 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू V1 कितना है, IR1 राइट, का होल स्क्वायर बाय R1 इंटू टी, और U2 क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा V2 स्क्वायर बाय R2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू IR2 का होल स्क्वायर बाय R2 इंटू टी, है ना? समझ में आई बात? तो यहां पर मेरा U1 बाय U2 कितना हो जाएगा, फिर से देखते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इंटू R2 बाय R1, दैट इज इक्वल टू अगेन R1 बाय R2 आया, हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर। तो फिर से U क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया, हाँ या ना? हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तब भी U क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया। ये क्या मतलब बेटा, ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि ये V कांस्टेंट नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ। V कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, V दोनों केस में इक्वल नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ, है ना बेटा? समझ में आई बात? यस सर। हमारा प्रोपोर्शनलिटी क्यों काम कर रहा था, क्योंकि ये कांस्टेंट के कैंसिल हो रहा था। यहां पर जब हमने करंट को लेकर देखा तो दोनों केस में करंट सेम था, कैंसिल हो गया, प्रोपोर्शनलिटी काम कर गया। बट यहाँ पे वी सेम नहीं था, कैंसिल होगा नहीं, तो हमने हमने क्या किया, फिर इस करंट, इस पोटेंशियल डिफरेंस को करंट के टर्म्स में लिखा, और उसका जब कैंसिलेशन किया तो फिर से R1 बाय R2 आ गया। मतलब चाहे आप इससे चलो, चाहे आप इस फॉर्मूले से चलो, चाहे आप इस फॉर्मूले से चलो, दोनों में से किसी फॉर्मूले से चलो, आपका आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। सर ये सेकंड वाला फॉर्मूला को लेकर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। चलो एक काम, मेरे को लग रहा है हमने स्टेप स्किप करी, एक बार और करता हूँ। एक काम करते हैं, ये सब छोड़ दो, तो यहां पर अगर मैं U1 बाय U2 निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा V1 स्क्वायर R2 बाय V2 स्क्वायर R1, हाँ ना? यस सर। Yes, sir. अब अगर V1 और V2 इक्वल होते तो ये कैंसिल हो जाता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आ जाता कि नहीं आ जाता? यस सर। पर V1 V2 इक्वल है नहीं, यस सर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, V1 को क्या लिखूंगा, I यार R1 का होल स्क्वायर इंटू R2, और अपन V2 को क्या लिखूंगा, I R2 का होल स्क्वायर इंटू R1, है ना? I Yes, स्क्वायर कैंसिल sir. हो गया, एक R2 कैंसिल हो गया, एक R1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, R1 बाय R2 बचा। यस सर। मतलब क्या, फिर से डायरेक्ट sir. प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आ गया। यस सर समझ। तो बिकॉज ये V कांस्टेंट नहीं है, ये कैंसिल नहीं हो पाया, इसलिए हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इस केस में नहीं है। कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जिन दो केसेस को कंपेयर कर रहे हो उसमें इक्वल होना चाहिए, उन दोनों केसेस, है ना बेटा? यस सर। इसको कॉपी करो,
मतलब सर उसमें वो कांस्टेंट नहीं है इसलिए आपने किया ना सर, डायरेक्टली लिख दिया वैसे। हाँ कॉपी कर लो इसे जल्दी जल्दी, कर लिया? हाँ सर। एक सेकंड सर, रुकिए सर। हाँ सर। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. अब देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब एक दूसरी सिचुएशन कंसिडर करो जिसमें फिर से हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, बट उन दोनों रेजिस्टेंस में करंट इक्वल नहीं है, बल्कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। एक और रेजिस्टेंस है R2, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है V। समहाउ वी हैव अचीव्ड दिस कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है बेटा? तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं सीधे बोल सकता हूं, देखो भैया, U1 बाय U2 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1 बाय सॉरी V स्क्वायर बाय, ऐसे नहीं हुआ ना, V स्क्वायर बाय R1 इंटू टी अपॉन V स्क्वायर बाय R2 इंटू टी, राइट? Yes, sir. टाइम टाइम कैंसिल, क्या बचा? R2 बाय R1, मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, U इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। हाँ या ना? यस सर। क्यों? क्योंकि इसमें V कैंसिल हो गया, है ना बेटा? हाँ सर, यस potential सर। अगर मैं इसी केस में मैं U1 बाई U2 कैसे लिखूं? U1 बाई U2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1T अपॉन I2 स्क्वायर R22। मैं दोनों I को इक्वल क्यों नहीं लिख पा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर ऊपर वाला ही आ गया। R1T अपॉन V स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर R2T। तो ये कितना हो गया फिर से? R2 बाय R1। समझ में आई बात? Yes, sir. बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों केसेस में क्योंकि V कॉमन था तो V कैंसिल होगा, इसलिए प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R ही आएगा। ठीक है? आपको ध्यान देना है कि इन दोनों केसेस में करंट डिफरेंट है, तो क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है आप U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नहीं बोल सकते। समझ में आई बात? हाँ या ना? इन दोनों में हाँ करंट सर। अलग अलग है ना? हाँ सर। करंट इक्वल नहीं है, करंट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली इसको कांस्टेंट मान के U प्रोपोर्शनल टू R नहीं बोल सकते। ठीक है? तो इसलिए हम लोगों को वो भी के टर्म्स में लाना पड़ हाँ, रहा है। पिछले केस में क्या था, दोनों में करंट सेम था, इसलिए करंट को कांस्टेंट मान के आप U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बोल सकते, यहां पर नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या पे चलेंगे तो यहां पर क्योंकि दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है ना, आप V को कांस्टेंट मानेंगे तो आपका U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? हाँ सर। सेम कहानी हाँ है। सर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बात? हाँ सर, समझ गए। अब देखो
मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पोटेंशियल बोल रहा हूं, एनर्जी या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कब होगा? जब करंट दोनों केसेस में इक्वल होगा। क्योंकि मैं जब भी प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्लियर है कि मैं दो केसेस को कंपेयर कर रहा हूं। समझ में आई बात? हाँ, है ना? यस सर। ध्यान Yes, दीजिएगा, sir. एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि मैं जिन दो केसेस को कंपेयर कर रहा हूं, उन दोनों केसेस में अगर करंट इक्वल है तो एनर्जी या पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और आप इससे अपने मन से मीनिंग निकाल लेते हो, या कई टीचर्स भी बताते हैं, कई बार बुक्स में भी लिख दिया जाता है कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो दोनों में करंट इक्वल होगा, इसलिए सीरीज में एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ सर। मैं कह रहा हूं जहां करंट इक्वल होगा वहां एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, और आप कह रहे हो सीरीज में एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। दोनों में डिफरेंस है, बात है, दोनों बातें डिफरेंट है कि नहीं? हाँ यस सर। मैं ज्यादा बेसिक बात कर, सीरीज का मैं एक्सेप्शन निकाल दूंगा, मतलब एक्सेप्शन नहीं होगा वो, बट आप उसको जो मीनिंग जो समझने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां से वो मीनिंग गड़बड़ा जाएगा आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, कैसे आपको देखना है, जिन दो केसेस को कंपेयर कर रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कंपैरिजन है, ठीक है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन। जिन दो केसेस को कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों केसेस में अगर करंट सेम है, विच इज जनरली इन सीरीज केस, राइट? सीरीज में दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होता है ना? बट जिन दो केसेस को कंपेयर कर रहे हो, अगर उन दोनों केसेस में करंट सेम है तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और अगर उन दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं सीरीज पैरेलल के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है बेटा? यस सर। यस अगर सर। अगर पैरेलल के दो रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए, पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस के बीच में पावर कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए, तो आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए कंपेयर करते मेरा V कैंसिल होगा, इसलिए मेरा एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? ये बीच के स्टेप्स स्किप कर देते हो, इस वजह से जब अच्छा क्वेश्चन बनता है तो गलतियां हो जाती है। ठीक है बेटा? यस सर। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ओके। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत टाइम दिया हूं इस पे। जनरली ये चीज ऐसे बस पढ़ा के, इसका बेटा दो फॉर्मूला होता है, आई कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वी कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आगे बढ़ते हैं, इतना ही होता है। लेकिन मैं इतना टाइम दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। देखिए, एक एग्जाम्पल करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल बाद में कराऊंगा, मैं पहले एक भारी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है? A heater has two resistances. ठीक है? R1 and R2, ये मैंने अपनी तरफ से मेंशन कर दिया। When only R1 is connected, हमारे पास ऑप्शन है R1 R2 के कनेक्शन को चेंज करने का। When only R1 is connected, it takes 15 minutes to boil a bucket of water, while with only R2 the time taken is 30 minutes.
find the time required if पहला केस both are connected in series और दूसरा both are connected in पैरेलल। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास, जो मतलब वैसे होती ही है हमेशा, पर मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, कि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, उसमें आप कोई भी प्लग ले लीजिए, उस प्लग के जो दो टर्मिनल होते हैं, एक तीसरा तो अर्थिंग होता है ना बेटा, हाँ यस सर। उन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है 220 वोल्ट। ठीक है, उस 220 वोल्ट का वैल्यू का मतलब नहीं है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, यहां मुझे कितने केसेस कंपेयर करने हैं, कितने केसेस कंपेयर करना बताइए तो। जब 4 केस है, हाँ, 2 केसेस गिवन है, 2 केसेस 2 करना पड़ेगा। आस्क्ड। तो कंपेयर कितने केसेस को करना है? 4 केसेस को करना। क्या कोई हाँ ऐसी सर। चीज है जो इन चारों केसेस में सेम है? क्या? क्या कोई ऐसी चीज है जो इन चारों केसेस में सेम है, इक्वल? सर हीट प्रोड्यूस्ड। वी अप्लाइड, क्योंकि प्लग में लगा के ऑन करोगे स्विच, तो इज सेम इन ऑल केसेस, राइट? है ना? पहले केस 1 में था आपके पास ओनली R1, तो आप क्या बोलोगे? V स्क्वायर बाय R1 इंटू T1 इज इक्वल टू एनर्जी। देखो, पानी को बॉईल करने के लिए एनर्जी सेम लगेगी, चाहे कैसे भी बॉईल करो, टाइम हाँ ज्यादा कम। Yes, वही sir. उस हीट इक्वल हो। उस हीट को मैं Q से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है ना? ठीक है सर। सेकंड केस, जब मैंने सिर्फ R2 लगाया तो क्या बोल सकता हूं? V स्क्वायर बाय R2 इंटू T2 इज इक्वल टू सेम हीट Q, है ना? हाँ है ना? हाँ सर। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस मतलब बेसिकली अपना ये है सीरीज कनेक्शन, है ना? सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका V स्क्वायर बाय R की जगह जगह क्या आ जाएगा? सीरीज का रेजिस्टेंस आएगा ना, यस सर। क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा, इंटू T सीरीज इज इक्वल टू सेम हीट Q, है ना? मुझे ये टाइम इन सीरीज निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, R1 और R2 दोनों की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, या ऐसे सर एक बार रिपीट करेंगे, हीट कैसे सेम है? हाँ सर एक बार रिपीट करेंगे कि हीट कैसे सेम है? बेटा, क्योंकि पानी तो उतना ही बॉईल करना है ना, ओके सर, हाँ हाँ। तो मेरे को टाइम सीरीज निकालना है, मतलब क्या होगा? T सीरीज इज इक्वल टू Q बाय V स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल टू Q बाय V स्क्वायर इंटू R1 कितना है? तो सर R1 है, निकालिए तो R1 कितना है? V स्क्वायर T1 बाई Q, है ना? यस यस सर। सर। प्लस सिमिलरली V स्क्वायर T2 बाई Q,
वी स्क्वायर बाई क्यू बाहर आके कैंसिल हो गया, पूरा पूरा क्या बचा, T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू 45 मिनट। समझ में आई बात? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें? सर स्क्रीन बहुत इजी। इजी है, नो सर स्क्रीन ठीक है। थोड़ा इंतजार सर, करो, screen इंटरनेट ठीक ठीक है। होगा तो ठीक हो जाएगा। मेरा ठीक ठाक ही है सर, मेरा तो। अगला देखते हैं, सीरीज हो गया। चौथा केस पैरेलल का है। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। तो पैरेलल व्हाइट में लिख पैरेलल में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय R1 प्लस वी स्क्वायर बाय R2, ये टोटल पावर आ जाएगा, हाँ या ना? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे यस आया? सर। ऐसे कैसे आया? एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पावर तो वी स्क्वायर आर होता है और वी टाइम स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू टी इज इक्वल टू क्यू, टी पैरेलल इज इक्वल टू क्यू, है ना? हाँ सर। दिस implies T parallel is equal to Q into R equivalent। हाँ, R equivalent तो लिखने में दिक्कत है, 1 बाय R equivalent लिखना आसान है ना? सर तो मैं इसको R equivalent RHS में ले जाके क्यों अपना मेहनत बढ़ाऊं, मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूँ। T parallel by R equivalent, 1 बाय R equivalent कितना होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, है ना? हाँ सर। तो वी स्क्वायर बाय R1 कितना होगा, क्यू बाई T1। क्यू कैंसिल आ जाएगा, टी पैरेलल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। इसको आप सॉल्व करोगे तो दो लाइन आप यहाँ पहुंच जाओगे कि 1 बाय टी पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2। तो ध्यान दीजिए, यहां सीरीज में भी हमने क्या यूज किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यूज किया, आया ना? हाँ सर। मैं यही चीज समझाना चाह रहा था कि सीरीज में भी आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यूज कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, और जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो उन दो सिचुएशंस में क्या चीज कॉमन है, हमेशा ये सोचना है। ठीक है बेटा? सर उसी से सब प्रोपोर्शनलिटी समझ में आ जाएगा ना? उसी से प्रोपोर्शनलिटी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है कि आप हमेशा देखिए, जिन जिन केसेस को कंपेयर करने के लिए बोला गया है या जो केस गिवन है उससे दूसरा केस सॉल्व करने के लिए बोला गया है, उन दोनों जगहों पर कॉमन क्वांटिटी क्या है, उस कॉमन क्वांटिटी को लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा? हाँ और अगर ऐसे रट के चलेंगे सीरीज मतलब आई स्क्वायर आर लगाएंगे तो गए, है ना? यस सर। ठीक है, फिर कॉपी कर लो, इससे आपका टाइम पैरेलल कितना आ जाएगा, 10 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है? अब तो सर टाइम पैरेलल निकालने के लिए बस T1 प्लस T2 करके वह रेसिप्रोकल बस हो जाएगा। वन बाय रेसिप्रोकल्स करके ऐड करके फिर रेसिप्रोकल, हाँ हाँ तो 10 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, वैसे नहीं। देखो ये स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा इवन फॉर जेई मेन क्वेश्चन। ठीक है? बट आपको कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। सर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने क्या बात करी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये था VIT, ये सबसे बेसिक है ना। यहां से डिराइव हुआ क्या, I²RT विच इज इक्वल टू V²/R इंटू टी, है ना। अब देखो एनर्जी है तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी, जूल। ठीक है, ये आपकी कौन सी यूनिट है, ये आपकी SI यूनिट। ठीक है बेटा, पर आप हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो आता ना आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए, आता है कि नहीं आता है? किलोवाट आवर में आता वो यूनिट ऐसा यूनिट नहीं है, वो यूनिट कुछ और यूनिट है। वो कॉमन यूनिट क्या है, वो कॉमन यूनिट है किलो वॉट आर। समझ में आई है। बात, ध्यान दीजिए। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, जब 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करने वाला डिवाइस 1 घंटे तक चलेगा तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 1 किलोवाट का डिवाइस फॉर 1 आवर 1 किलोवाट आवर। समझ में आई बात? दैट इज इक्वल टू यस सर 1 इंटू किलोवाट मतलब 1000 जूल्स पर सेकेंड, हाँ सर। है ना। और सर आर का, आपका 3600 आर का सेकंड। मतलब 3600 सेकेंड। सेकेंड ने सेकेंड मार दिया, क्या बचा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, 36 लाख जूल्स है 1 किलोवाट आवर। समझ में आई बात? कितनी एनर्जी यस कंज्यूम करते हैं, सर समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अगर आपका हाँ महीने, सर। अगर आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का रेट 5 रुपीज पर यूनिट है और आपके महीने का बिल 2000 रुपीज आता है, तो मतलब आपने 400 यूनिट्स कंज्यूम करी हैं। यस सर। यस सर आपने 400 इंटू 36 लाख, तो 36 करोड़ इंटू 4, कुछ ज्यादा ही हो गया। 144 बहुत ज्यादा 144 करोड़ जूल्स कंज्यूम कर डाले आपने, तब जाके आपका 2000 रुपए का बिल आया है। जूल एक्चुअली बहुत बहुत छोटी ज्यादा यूनिट है, जूल बहुत ही छोटी यूनिट है। हम जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, हीट थर्मल एनर्जी, और ये वाली जो एनर्जी होती है बहुत बड़ी होती है इन कंपेरिजन टू आपकी नॉर्मल मैकेनिकल एनर्जी। जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ब्लॉक को मूव कराते हो ना 1 मीटर, सिर्फ 10 जूल हुआ, बहुत छोटा यूनिट, बहुत कम एनर्जी है। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो कॉमन यूनिट क्या है इसकी, किलोवाट आवर। किलोवाट। किलोवाट आवर। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। सो हो गया। ठीक है। सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। समझ में आ गया?
Yes, sir. तो कॉमन यूनिट क्या हो गया, समझ में आ गया आपको, है ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूं। फैन ऑफ पावर लेट्स से 120 watt runs for 5 hours a day. Find the power consumed in a month by the fan. क्या होगा, पावर कितना, सॉरी एनर्जी, पावर बोल रहा हूँ, एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना। तो एनर्जी कितना हो जाएगा बताइए तो जरा, पावर इनटू टाइम आया ना, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 120 वॉट इंटू 5 आवर्स, एक दिन में 30 डेज में इंटू 30 और करना पड़ेगा, 18,000. दैट इज इक्वल टू ये हो गया 600 इंटू 30, 6000, 18,000 वॉट आवर, दैट इज इक्वल टू 18 किलो वॉट आवर। समझ में आई बात। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो आपके 2000 के बिजली के बिल में दिन में 5 घंटे चलने वाला जो फैन है वो 90 रुपए ले जा रहा है ना, यस सिर्फ सर। एक फैन। और फैन 5 घंटे चलता नहीं, सोते वक्त भी चला खाली तो 8-10 घंटे चली जाएगा, तो 200 रुपये एक फैन से चला जा रहा है बिजली का बिल। समझ में आई बात। यस। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो मैंने इसमें एक फैन से करा दिया क्वेश्चन। अब एग्जाम में या इस बुक्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया घर में एक पंखा है, एक फ्रिज है, एक 4 बल्ब हैं, मतलब एक पंखा क्यों, 4 पंखे हैं, 10 बल्ब हैं, बल्ब इतना पावर के हैं जो इतनी देर चलते हैं, बल्ब फैन इतने पावर का जो इतनी देर चलता है, फ्रिज इतनी पावर का इतनी देर चलता है, वगैरह वगैरह डिवाइसेस दे दिए और बोला बताओ टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या होगा। तो क्या करोगे, फैन ने इतना कंज्यूम किया, 5 फैन ने इतना कंज्यूम सबका करेंगे, अलग अलग से निकाल सबको समेशन कर देंगे सबको सर। कैलकुलेट करके जोड़ दोगे, है ना। उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हो No, सर। sir. ठीक है। अब देखो सर अभी अपने एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा है सर, पीटी देख ही नहीं पाया, पावर इनटू टाइम, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जी इसके पहले वाले पेज तो दिखाएंगे, बस यही पढ़ा था सर। अच्छा ठीक है सर। मैं ठीक है। हाँ सर। कुछ नहीं बस यूनिट बताई थी, ठीक है। आगे बढ़ूं। Yes, sir. यस सर। अब देखो एनर्जी कंज्यूम्ड आ गया तो हीटिंग इफेक्ट में कुछ बचा नहीं। हम लोग यही जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, उसको बहुत सारी जगहों पे हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हीट की फॉर्म में कंज्यूम करते हो एनर्जी को, टोस्टर, गीजर, आयरन में, और टोस्टर में, Heater, oven. हीटर में। समझ में आई बात। हाँ सर। इलेक्ट्रिक ओवन में, ध्यान दीजिएगा ओवन लिख रहा हूँ, ये माइक्रोवेव ओवन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजों पे आप क्या कर रहे हो, उसको हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करके यूज करो। मुझे इतना बताइए इसमें हीट क्यू से हम लोग हीट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट कितनी जनरेट होगी, कुछ नहीं सर, VIT होगा, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होगा, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T होगा। पावर कैसे निकलेगा सर, पावर निकलेगा V स्क्वायर बाय R या I स्क्वायर R या VI से, है ना, आया ना।
Yes, sir. चलो इतना ही है, कुछ खास है नहीं इसमें। अब सवाल ये उठता है कि हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस का आपस में कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, कॉपी हो गई ये? Sir, हाँ, सर आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करा दिए क्या? आई स्क्वायर आर बोला ना, आई स्क्वायर आर टी, वही तो है जूल्स लॉ। ठीक है, आगे बढ़े। सर आप जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला समझा है उससे इसमें अब कंफ्यूजन हो रही है। वो और ये सेम तो है, अंतर ही नहीं है कुछ। अरे भैया एनर्जी इतनी कंज्यूम हो रही है, अब वो एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करके कंज्यूम करते हो आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये डिवाइसेस ऐसी हैं जो इस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके कंज्यूम करती हैं, बस ठीक है, कहानी खत्म। यहाँ पे ही पावर के यही फॉर्मूले रहेंगे, एनर्जी के यही फॉर्मूले रहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इनफैक्ट हमने हीटर वाला क्वेश्चन किया था, पानी गर्म करने वाला। सर आप बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी रहेगा जब उसके साथ वाले सब कांस्टेंट रहे, तो वो भी तो वैरी कर ही क्या सकते हैं। कांस्टेंट रहे साथ वाले सब? मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपका जो सर Q वो है आप वो जो बोले थे डायरेक्ट, y इज इक्वल टू ABC। सुन तो लो, Q जो है, हाँ सही बोल रहे हो, और बोल आगे बोलो। कांस्टेंट कभी सर नहीं आप बोला मैंने बार बोला जिन दो जगह का कंपेयर कर रहे हो उन दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैं बार बार ये चीज बोल, मैथ्स में जब बोलते हो तो कांस्टेंट बोलते हैं, पर मैं अब बोल रहा हूँ कि भैया जिन दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हो उन दोनों सिचुएशंस में दोनों वो क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, यस सर, गॉट इट। यही कंफ्यूजन था। हाँ सर यही समझ नहीं आ रहा था, कांस्टेंट तो यहाँ पे तो फिर तीनों अलग अलग हो गया इसीलिए। कहाँ अलग अलग हो गया यहाँ पे? सर आप समझ गए, छोड़िए सर। चलो, कनेक्शंस इन हाउसहोल्ड, आपके हाउसहोल्ड के जो डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल। ऑलवेज इन पैरेलल। क्यों? हमारे घर में सीरीज में, because in series if one of the component fails then rest of the components stop working. देखिए फिर इंडिविजुअल स्विच लगा सकते हैं। इंडिविजुअल स्विच लगा, रजिस्टर डिफरेंट होगा तो करंट भी फ्लो करेगा डिफरेंट अप्लायंसेस में जो रिक्वायरमेंट है वैसे फ्लो करेगा। इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस है ना। दे कैन ऑल ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, सबको अलग अलग स्विच असाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर सब सीरीज में लगे, मान लो ये आपका बल्ब है, ये आपका लेट से फैन है, ये आपका लेट से एसी है, सबको सीरीज में लगा दिया। अब अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो सारे एक साथ बंद हो जाएंगे, स्विच ऑन करोगे तो सारे एक साथ ऑन हो जाएंगे, है ना। हाँ है ना। यस सर। दूसरा, अगर यहाँ पे ये बल्ब फ्यूज हो गया, पूरा कट हो सर्किट जाएगा, टूट गया, तो ना पंखा चलेगा ना एसी चलेगा। तो कुछ भी नहीं। ठीक है, सो मतलब इफ वन डिवाइस फ्यूजेस अदर्स विल कीप ऑन वर्किंग। किस केस में? पैरेलल के केस में। सीरीज के केस में ऐसा नहीं होगा, है ना। यस सर। तो क्योंकि सब पैरेलल में है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसका मतलब अब अगर मैं दो अलग अलग डिवाइसेस को घर में रखे, दो अलग अलग डिवाइसेस को कंपेयर करूंगा, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए मेरे को? कौन सा लगाना चाहिए? V² by R, V² R, V² by R लगाना चाहिए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। तो मुझे बताइए 100 वाट का बल्ब और 50 वाट के बल्ब में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा?
50. क्वेश्चन लिखिए, विच वन हैज हायर रेजिस्टेंस, 100 वाट बल्ब और 50 वाट बल्ब। क्वेश्चन लिखेंगे ये, विच वन हैज हायर रेजिस्टेंस, 100 वाट बल्ब और 50 वाट बल्ब। फटाफट कॉपी करेंगे, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे। विच वन हैज हायर रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है ना। Yes, sir. तो क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों बल्ब हमेशा सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 220 वोल्ट होता है उस 220 वोल्ट के क्रॉस लगेंगे, इसलिए 50 वाट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R1 एंड 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R2। देयरफॉर 100 by 50 is equal to R1 by R2. That means R1 is equal to 2R2, that is greater than R2. But that means 50 watt has more resistance. समझ में आई बात। अब सुनने में अजीब लगता है, सर रेजिस्टेंस ज्यादा पावर कम कैसे हो गया। पहली बार सुनने में अजीब लगता है कि नहीं लगता, Yes, sir. है ना भाई। ऐसा समझो, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को रोक रहा है ना। और करंट के फ्लो से ही पावर आ रही है ना, आया ना। जितना रोकेगा उतना पावर कम होगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना पावर कम होगा, खत्म कहानी। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आई बात। यस सर। Yes, sir. तो 50 watt bulb has more resistance than in comparison to 100 watt bulb. Okay. कुछ तो सोचा था यहाँ कराने के लिए। हाँ, जो मैंने बोला ना वही सोचा था कि भैया रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट के फ्लो को रोकना, ठीक है। तो जो करंट के फ्लो को ज्यादा रोकेगा उसमें पावर कम होगी, ठीक है बेटा। यस सर। तो अब देखते हैं ये वाला पोर्शन, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया, घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर। चलो फिर लास्ट पार्ट पे चलते हैं, हाउस होल्ड कनेक्शन। हाउस होल्ड सर्किट। सर इसके बाद अगले दिन PYQ करेंगे सर। इसके बाद अगले दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ देखो, इस ग्रीन लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ग्रीन लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ओके बेटा, कोई दिक्कत। यस सर। अब देखो, बेसिकली हमारे घर में जब हम कनेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, तो हमारे घर में वो दो वायर भेजते हैं। एक वायर को हमने ब्लैक से बना रखा है यहाँ पे, और दूसरे वायर को रेड से बना रखा है, ठीक है। ब्लैक वायर क्या होता है, न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल वायर है। ये नेगेटिव पॉजिटिव का गलत लिखा हुआ, इसको हटा दो। ब्लैक वायर क्या है, न्यूट्रल, और रेड वायर क्या है, लाइव, ठीक है बेटा। हाँ सर। देखो ये जो न्यूट्रल वायर है ना, ये कहाँ तक गया है, हालांकि बीच में बहुत कुछ होता है, पर अगर एकदम लेमन टर्म से बात करें तो ये वायर कहाँ तक गया है, आपके पावर स्टेशन से आ रहा है, पावर हाउस से आ रहा है। रेड वायर पावर हाउस से आ रहा है। बेसिकली जो न्यूट्रल वायर है ये वहां पर ग्राउंड से में जुड़ा हुआ है। कहां पर,
तो जमीन से जहाँ जनरेशन नहीं, जहाँ जनरेशन पावर जनरेटर है ना, जो पावर प्लांट है, वहाँ पर ही ग्राउंड के अंदर गड़ा। ठीक है बेटा, ये न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर। ठीक है, ग्राउंड के अंदर ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो हमेशा। हमारे अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, उस पर कितना भी चार्ज डालो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो हमने इस वायर को ले जाके वहां पे ग्राउंड में गाड़ दिया, तो इसका पोटेंशियल हो गया जीरो। ये जो लाइव वायर है रेड वाला, इसका पोटेंशियल मान लीजिए कि 220 वोल्ट होता है, मान लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हम पढ़ेंगे बाद में जब हम जनरेटर वगैरह पढ़ेंगे। ये एक्चुअली इस चैप्टर का पार्ट है नहीं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का पार्ट है, तो थोड़ा ठीक है, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये जो वायर है रेड वाला, ये वायर का पोटेंशियल आप मान लो 220 वोल्ट है। ठीक है, हालांकि वेरी करता रहता है क्योंकि हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, उस सब के बारे में बात बाद में करेंगे। ठीक है, मेन यही वायर है। ये न्यूट्रल वायर क्या है? इसका पोटेंशियल जीरो। इस वायर को घर में डायरेक्ट नहीं डाल देते, पहले कहाँ डालते हैं? फ्यूज बोर्ड में। फ्यूज बोर्ड को, चलो एक मेन वो कहाँ गया? इसमें बनाया नहीं इन्होंने, मेन स्विच तो बनाया नहीं। चलो जो भी है, ये जो फ्यूज बोर्ड है, इसमें एक फ्यूज लगा दिया यहाँ पे। क्या ये फ्यूज का काम क्या है? ज्यादा करंट हो जाने पे ब्रेक कर देगा। ज्यादा करंट हो जाने पे ये जल जाएगा, मेल्ट हो जाता है, सर्किट को सर्किट ब्रेक। ये जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूट जाएगा। ठीक है, ये फ्यूज का काम है। ये फ्यूज हमेशा किस में लगाया जाएगा? लाइव वायर में। क्यों लगाया जाएगा? थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, ये करंट यहाँ से जाने को रोक देगा, लेकिन अभी फ्यूज जुड़ा हुआ है, कटा हुआ नहीं है। इसके आगे यहाँ पर एक मेन स्विच होता है जो इस डायग्राम में बनाया नहीं है। मेन स्विच कैसा होगा? तो बेटा मेन स्विच आपका, मेन स्विच में डबल स्विच होता है। ठीक है बेटा, वो आपका इस यहां पे भी लगा होगा, यहां पे भी लगा होगा, दोनों में लगा होगा। समझ में आई बात? लाइव वायर में भी होगा, न्यूट्रल वायर में भी होगा। समझ में आया? उसको अगर आप ऑफ करोगे तो दोनों कनेक्शन टूट जाएंगे, लाइव का भी और न्यूट्रल का भी। ठीक है बेटा, ओके। ये आपस में कनेक्टेड है एक हैंडल से, हैंडल को पकड़ के खींचोगे तो दोनों कनेक्शन टूट जाएंगे। समझ में आई बात? यस सर। इसके आगे इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक मीटर के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये आपके सर्किट को अलग अलग कमरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक रूम का कमर का अलग वायर सर्किट निकलेगा, दूसरे रूम का अलग सर्किट निकलेगा। समझ में आई बात? सिर्फ रूम का ही क्यों? एक आपने देखा होगा, एक 5 एम्पियर का कनेक्शन होता है, एक 15 एम्पियर का कनेक्शन होता है। पता है कि नहीं पता आपको? घर में एक नॉर्मल प्लग होता है, एक पावर प्लग होता है, जानते हो? यस सर। हाँ सर। नॉर्मल प्लग वाला जो वायर होता है उसमें मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है? 5 एम्पियर, वो जो वायर पूरे घर के अंदर जा रहा है। और जो पावर प्लग वाला जो होता है उसमें कितना अलाउड होता है? 15 एम्पियर। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े बड़े डिवाइसेज होते हैं उसको किससे कनेक्ट करते हैं? पावर प्लग से, मतलब बड़े वाले सर्किट से कनेक्ट करते हैं। तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या हो रहा है कि कहाँ पर कितना करंट, कितना सर्किट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग कमरों में जाएगा, वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में डिवाइड होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या लगे होते हैं? खूब सारे सॉकेट। अरे एमसीबी है ना? अच्छा सर। हाँ वो एक एक एमसीबी एक एक कमरे का बिजली काट सकता है। देखा होगा आपने अपने घरों में कि नहीं देखा है? हाँ सर है। यस सर। है ना? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब बेसिकली वो एक एक कमरे का मेन स्विच है इफेक्टिवली, जो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है बेटा, यस सर। इस रूम के सारे डिवाइसेस के लिए ये मेन स्विच है, ये वाला लेट से। अच्छा, मतलब जो सर सॉकेट वगैरह चार्जिंग वगैरह के एरिया रखता है ना सर? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो, उसमें भी दो होते हैं। एक बैटरी चार्ज करने वाला, वो छोटा होता है, बैटरी उसमें नहीं चार्ज करते बड़े वाले हम लोग, फोन की बैटरी। अच्छा, जो सर फ्रिज वगैरह के लिए और भी बड़ा सा रहता है। फ्रिज वगैरह के लिए होता है, एसी के लिए होता है बड़ा वाला, वो होता है पावर प्लग। ठीक है, हाँ सर। अब देखो
क्या होगा यहाँ पर, ये देखो ये इनका कनेक्शन नहीं दिखाएगा, ये दूसरे कमरे में ऐसे ही हरकत कर रहे होंगे, ये वाला जो है इसका कनेक्शन दिखाएगा रेड लाइन से, ठीक है बेटा। इसने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या किया, ये एक कमरे में लोग आ गए, इस एक कमरे में अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, इसने सारे डिवाइसेस को प्लग से बना दिया। हो सकता है यहाँ पे फैन कनेक्टेड हो सकता है यहाँ पे बल्ब कनेक्टेड हो सकता है यहाँ पे कुछ और कनेक्टेड हो, है ना बेटा। लेकिन Yes, sir. ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा रेड ही है, इसने ब्लैक कर दिया भगवान जाने क्यों। ये पूरा रेड है, ये लाइव है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात। हाँ सर। Yes, sir. और ये पूरा न्यूट्रल है। आपने क्या किया, लाइव से इसको ऐसे जोड़ दिया, इधर न्यूट्रल से जोड़ दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे 220 वोल्ट का था वो यहाँ पे भी 220 वोल्ट का रह गया कि नहीं रह गया। इसमें से एक लाइव होगा और एक न्यूट्रल होगा, एक लाइव होगा और एक न्यूट्रल होगा, एक लाइव होगा और एक न्यूट्रल होगा। जब आप प्लग के अंदर डालोगे ना कोई भी डिवाइस तो एक लाइव होगा एक न्यूट्रल होगा, ठीक है बेटा। हाँ सर। और जो तीसरा वाला होल होता है, कई लोगों को तो लगता है उस होल का काम ये है कि आपका प्लग को स्टेबल करके पकड़ा रहे, प्लग हिले नहीं, अर्थिंग। लेकिन उसका असली काम क्या है, अर्थिंग है, ठीक है। यहां से वायर अर्थ में जा रहा है, यहाँ का फिर से पोटेंशियल कितना हो गया, 0। 0. न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल भी कितना है, अगर सही से सब कुछ काम करे तो ऑलमोस्ट 0 है ना, क्योंकि ये भी अर्थ से जुड़ा हुआ है, ये भी अर्थ से जुड़ा हुआ है ना बेटा। अर्थ से कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो, Yes, sir. हमने फ्यूज याद करो लाइव वायर में लगाया था, हमने फ्यूज को न्यूट्रल वायर में नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट हो तो कुछ ऐसे हो जाए कि ये लाइव वायर और ये अर्थ वायर आपस में कनेक्ट हो जाए किसी तरीके से, वो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0, यहाँ का पोटेंशियल 220 वोल्ट और बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 0, बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं, ना बल्ब लगा ना पंखा लगा। तो क्या होगा, करंट यहाँ से बहुत भयंकर तरीके से इसके अंदर जाएगा, है ना। यस सर। बहुत ज्यादा करंट जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा और आग लग सकती है। और आपने बेवकूफ की तरह इस फ्यूज को कहां लगा दिया, यहां लगा दिया, सर्किट टूटेगा क्या, No, sir. सर। इसीलिए फ्यूज कहां लगाया जाता है, लाइव वायर में लगाया जाता है, ठीक है। हाँ सर, समझे। समझ में आया। अर्थ वायर का यूज क्या है, देखो चार्ज ना कई बार बड़े बड़े डिवाइसेस में जब ज्यादा करंट जा रहा होता है तो कनेक्शंस होते हैं अलग अलग जगह पे, है ना। उन कनेक्शन कहीं लूज हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, तो वहां से चार्ज लीक कर सकता है। अगर कनेक्शन लूज हुआ वहां से चार्ज लीक कर सकता है, लीक करके कहाँ जा सकता है, आपके डिवाइस की बॉडी पे जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में जो डेजर्ट कूलर होता था, देखे हो, बड़ा 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 बड़ा, उस डेजर्ट कूलर में अक्सर ऐसा होता था कि जो कनेक्शन है उसका कोई एक वायर गलती से जाके डेजर्ट कूलर की बॉडी से टकरा गया या कुछ बहुत पास में आ गया, तो क्या होता था, चार्ज लीक करके के कूलर की बॉडी पे चला जाता था। उसके बाद आप गलती से अगर कूलर को छू देते तो झटका लगता था। उस झटके से बचने के लिए जरूरी है कि कूलर पे एक्यूमुलेट होने वाला जो चार्ज है, जो बॉडी पे जो एक्यूमुलेट होने वाला चार्ज है, उसको उठा के हम अर्थ में ले जाए, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। इसीलिए ये अर्थ का वायर लगा होता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपको झटका ना लगे इसके लिए, ठीक है बेटा, ओके। Yes, sir. यस सर। कई लोग तो बोलते हैं अरे यार मेरे प्लग में घुस नहीं रहा, ये तीसरा वाला वायर, एक काम करता हूँ खोल देता हूँ प्लग का तीसरा। सही हरकत है क्या ये, No, sir. नो सर। नहीं करना चाहिए, लाइफ का रिस्क है, इससे बढ़िया प्लग खरीद लो, है ना। 10 रुपए की चीज के लिए जीवन को रिस्क पे डाल देते हो, मजाक है क्या। शॉर्टकट नहीं लगाने चाहिए, 10-15 रुपए 20 रुपए की चीज के लिए लोग अपने लाइफ पे खेल जाते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़े। Yes, sir. सर। Yes, sir. अच्छा, बीच में इलेक्ट्रिक मीटर होता है, वो तो खैर दिख गया ना सर्किट में कि नहीं दिखा, समझ में आ गया सब कुछ कि नहीं समझ में आया। हाँ सर, समझ गए। यस सर। हाँ Yes, sir. अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है समझ में आता है,
यस यस सर। सर। शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। इसमें एक चीज देख लेना, आपके किस वायर को किस कलर का हम लोग यूज, मतलब लाइव वायर किस कलर का यूज करते हैं, न्यूट्रल वायर किस कलर का यूज करते हैं, अर्थ वायर किस कलर का यूज करते हैं, ये सब चीजें एक बार बुक से देख के याद कर लेना, ठीक है। इसमें मेरे को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है ना बेटा। ओके सर। तो ये आपका चैप्टर ये वाला खत्म हो गया, और अगले चैप्टर का भी, इनफैक्ट ये पार्ट हाउस होल्ड सर्किट तो अगले चैप्टर का था, वो भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ओके सर। ओके सर। चलो फिर तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय सर। थैंक यू बाय बाय सर। 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 बाय सर। बाय सर। Thank you so बाय much. बाय सर। बाय बेटा।